दुनिया के मंच पर ना कुछ चेहरे जैसे गुमनामी से निकलकर अचानक इतिहास बदलने लगते हैं। आज हम एक ऐसी सफर की बात करेंगे। एक पूर्व केजीबी जासूस का दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बनना, व्लादिमीर पुतिन। हाँ, काफी दिलचस्प सफर रहा है उनका। तो सवाल यह है कि उनकी रणनीति क्या है? मतलब वो कौन सी प्लेबुक है जिसने उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया और उनके इतने सारे फैसलों को दिशा दी? बिल्कुल। आज हम उसी प्लेबुक को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि प्रोडक्ट टीयरडाउन्स चैनल के एक विश्लेषण में बताया गया है, पुतिन की कहानी जासूस से राजा तक। कोशिश रहेगी कि उनके मेन आइडियाज और काम करने का तरीका समझें। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि उनके विचार क्या हैं। खासकर उनका ये मानना कि इतिहास ना कुछ गिने चुने लोग ही लिखते हैं पर्दे के पीछे से। अच्छा। और ये सोच उनके हर कदम की बुनियाद कैसे बनी, इसे देखना होगा। तो शुरुआत केजीबी से होती है। वो सिर्फ एक एजेंसी नहीं थी, बल्कि एक पूरी सोच थी, है ना? बिल्कुल, एक विश्व दृष्टि कि दुनिया एक जीरो सम गेम है, मतलब पश्चिम की जीत तो रूस की हार। ये सोच उनके फैसलों में बार बार दिखती है एक्चुअली। हाँ, और 1989 में ड्रेसडन, मतलब पूर्वी जर्मनी में वो बर्लिन की दीवार का गिरना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था शायद उनके लिए। यकीनन उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे सत्ता रातों रात हाथ से फिसल सकती है, कैसे एक मजबूत दिखने वाला ढांचा एकदम से ढह सकता है। वो एक कमजोरी का डर था शायद। हाँ, एक कमजोर देश का डर जो हमेशा उनके साथ रहा। जब भीड़ ने केजीबी हेडक्वार्टर घेरा ड्रेसडन में और मॉस्को से कोई मदद नहीं आई, तब वो अकेले थे। बिल्कुल, तब फौज तो थी नहीं। उन्होंने क्या किया? झूठ बोला, कहा कि वो बस एक अनुवादक हैं, और ये काम कर गया। अच्छा। यही शायद उनकी प्लेबुक का पहला नियम बना। जब ताकत काम ना आए तो धोखा काम आता है, भ्रम पैदा करो। इस अनुभव के बाद वो रूस लौटे, जो उस वक्त काफी कह सकते हैं अराजकता में डूबा था, और फिर सत्ता पर उनकी पकड़ बहुत तेजी से बनी। हाँ, बहुत तेजी से। 1998 में एफएसबी चीफ, फिर एक साल में प्रधानमंत्री, और फिर कुछ ही महीनों में राष्ट्रपति। कमाल की तेजी थी। और सत्ता में आती फोकस कंट्रोल पर आ गया। बिल्कुल। उनकी स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स थे, जिन्हें हम प्लेबुक के अगला नियम कह सकते हैं। पहला, एक मजबूत नेता की छवि, जो चिचनिया में जो क्रूर युद्ध हुआ उसके जरिए बनाई गई। हाँ। दूसरा, देश के जो शक्तिशाली ओलिगार्क्स थे, मतलब धन कुबेर, उन पर लगाम कसना। और तीसरा, मीडिया पर कंट्रोल, उसे क्रेमलिन की आवाज बनाना। सही। और रूसी लोगों के साथ एक तरह का सौदा किया गया है ना। हाँ, एक डील थी, जैसे कि 90s की जो अस्थिरता थी उसके बदले में स्टेबिलिटी लो, थोड़ी प्रॉस्पेरिटी लो, लेकिन पॉलिटिकल आजादी थोड़ी कम होगी। और इस कंट्रोल को जमाने के लिए एक मिसाल कायम करनी जरूरी थी। मिखाइल खोडरकोव्स्की, जो उस वक्त रूस के सबसे अमीर आदमी थे, उनको निशाना बनाया गया। हाँ, संदेश साफ था, या तो वफादार रहो या फिर नतीजा भुगतने को तैयार रहो। ये था अंदरूनी विरोध को कुचलने का नियम। घर पर तो तकड़ मजबूत हो गई, इसके बाद ध्यान गया इंटरनेशनल स्टेज पर। तो क्या 2008 में जॉर्जिया पर जो हमला हुआ वो इसी प्लेबुक का अगला कदम था, वेस्टर्न पावर्स को टेस्ट करने का? ऐसा लगता तो है, जब पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया थोड़ी सख्त चेतावनियों और कुछ हल्के प्रतिबंधों तक ही रही। तो क्रेमलिन को शायद ये सिग्नल मिला कि उनकी खींची हुई रेड लाइंस उतनी पक्की नहीं है, शायद। और ये सीख फिर 2014 में क्रीमिया में काम आई। क्रीमिया में तो ये प्लेबुक पूरी तरह एक्शन में दिखी। पहले वो लिटिल ग्रीन मैन, बिना पहचान वाले सैनिक भेजे गए। हाँ, और फिर किसी भी इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया। साथ में प्रोपेगेंडा और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी चला। और फिर बड़ी जल्दबाजी में एक जनमत संग्रह कराया और विलय की घोषणा कर दी। वही पैटर्न, पहले इनकार, फिर कब्जे के बाद उसे स्वीकार कर लेना। सच को तब तक नकारते रहो जब तक वो एक ऐसी हकीकत न बन जाए जिसे बदला ही ना जा सके। लेकिन क्या ये प्लेबुक यूक्रेन में भी उतनी ही सक्सेसफुल रही? वहां कहानी कुछ अलग लग रही है। यूक्रेन आक्रमण की जड़ें तो काफी गहरी हैं। इसमें एक आइडियोलॉजिकल एंगल भी है, मतलब यूक्रेन के एक अलग देश के तौर पर अस्तित्व पर ही सवाल उठाना, उसे रूस का ऐतिहासिक हिस्सा मानना। और ऑफिशियली वजह बताई गई नरसंहार रोकना, डीमिलिटराइजेशन, डीनाजिफिकेशन। डीनाजिफिकेशन का मतलब क्रेमलिन के हिसाब से यूक्रेनी सरकार को हटाना था, उन्हें चरमपंथी बताकर। ये भाषा ऐसी थी जैसे किसी आक्रामक युद्ध को मानवीय मिशन बताया जा रहा हो। पर इसके नतीजे बिल्कुल अलग रहे। ग्लोबल स्टेज पर रूस काफी अलग थलग पड़ गया, यूएन में भारी निंदा हुई। और मानवीय कीमत, वो तो भयानक रही है। अनुमान है कि 10 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक हताहत हुए हैं।
मारे गए और घायल मिलाकर। और आर्थिक तौर पर भी रूसी अर्थव्यवस्था को 1.6 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान। सालों की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी वो खत्म हो गई। ये प्लेबुक का दांव बहुत बहुत महंगा पड़ा। तो ये सब देखकर सवाल उठता है, क्या ये एक बहुत होशियार रणनीतिकार की चालें थीं, या फिर अपनी ही बनाई असुरक्षाओं में घिरे एक नेता के हताश कदम? उन्होंने एक बिखरे हुए देश को स्थिर तो किया, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि उसी स्थिरता की कीमत देश के भविष्य से चुकाई जा रही है। एक पुराने साम्राज्यवादी सपने के लिए जो कुछ बनाया गया था उसे काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। और अंत में ये सवाल रह जाता है जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या पुतिन ने रूस को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए एक मजबूत किला बनाया, या फिर अनजाने में अपने ही लोगों के लिए एक ऐसा कैदखाना तैयार कर दिया है जहां से निकलना अब मुश्किल होता जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। ये विचार हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं।